अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ानुल हक और आज आप लोगों के सामने हिंदी का एक सैंपल पेपर लेकर हाजिर हूँ। हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में आपने पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ रखा है। आज हम एक सैंपल पेपर आपके सामने पेश कर रहे हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि आप इम्तिहान में अच्छी तरीके से पेपर कैसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसके ज़रिए से एक चीज़ आपको ये भी सीखनी है कि वो ट्रिक क्या है जिससे हमारी अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें आएंगी हम वहाँ आपको इशारा कर देंगे कि यहाँ आपको कैसे पेश आना है और क्या ट्रिक अपनानी है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान के साथ आप आज के इस पेपर को देखें कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है और एक एक छोटे छोटे फॉर्मूले पर अमल करें। उससे क्या होगा, पेपर आपका सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और मार्जिन ऑफ एरर, जो गलती होने के चांसेस रहते हैं, वो आपके कम हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पेपर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये आपका पेपर होगा। अब इसमें इसकी शुरुआत कहां से होगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इसकी तफसील जान लेनी चाहिए, डिटेल जान लेनी चाहिए। इन्होंने लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न तथा 8 मुद्रित पृष्ठ हैं। यानी हमें चेक करनी ही दो चीजें। सबसे पहले कि इसके अंदर क्वेश्चन 16 मौजूद है या नहीं। ठीक, और दूसरी चीज ये है कि 8 पेज भी होने चाहिए। यानी अगर किसी में पेज कम है तो इसका मतलब ये समझिए कि कहीं ना कहीं आपका कोई क्वेश्चन मिस है, जो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे बीच में अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद ना सुनी जाए या उसे गलत वे में लिया जाए। दूसरी बात यह है कि आप अपने पेपर के राइट साइड देखेंगे तो यहाँ कोड नंबर होगा। ठीक है, और सेट तो जानते ही हैं, कई होते हैं, ABC भी हो सकते हैं। इस कोड नंबर का आपको इस्तेमाल करना है, इसलिए याद रखेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिख देने। जो भी आपका रोल नंबर है, बहुत ही तवज्जो के साथ ध्यान पूर्वक आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे। सपोज दैट हमने लिखा 892507680590। ये तो हमने कंप्लीट रिक्त स्थानों को पुर कर दिया है। जरूरी नहीं है कि जो आपका रोल नंबर हो वो यहां तक पहुंचे। ठीक है, इसलिए जितने डिजिट में आपका नंबर होगा आप उतने ही डिजिट फिल करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और यहां आप परीक्षा का दिन और दिनांक लिखेंगे। ठीक है, दोनों चीजें, दिन भी और दिनांक भी। दिन और दिनांक में क्या फर्क है? सपोज दैट कि आज कितनी तारीख है? 30 मार्च है ना? तो 30 मार्च अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ 30 मार्च नहीं लिख देंगे, बल्कि उससे पहले हमें आज का दिन लिखना पड़ेगा। तो आज क्या है? शनिवार है। शनिवार हमने लिख दिया और उसके बाद में आगे हम डेट लिखेंगे क्या? 30 मार्च, या हम 30/3 भी कर सकते हैं, 2024। ठीक है, तो परीक्षा का दिन और दिनांक दोनों यहां पर आ गए। अब ये दो खाने आपको बिल्कुल छोड़ देने हैं। ठीक है, 1, 2, क्योंकि ये जो आपके निरीक्षक होंगे, जो वहां ड्यूटी कर रहे होंगे, वो यहां पर साइन करेंगे, इसलिए इसमें आपको गलती से टच नहीं करना है। अब इन्होंने कुछ अनुदेश दिए हैं जो हर किसी को पढ़ लेना चाहिए, और अगर आप यहां अच्छी तरीके से इन्हें समझ लेते हैं तो शायद वहां पढ़ने की जरूरत ना पेश आए। ठीक है, आपका वक्त बच जाएगा। तो समय को बचाने के लिए इन निर्देशों को आप अच्छी तरीके से आज ही समझ लीजिए। देखिए, पहली बात इन्होंने ये लिखी है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, जो अभी मैं आपको बता रहा था। दूसरी बात, कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। समझ गए?
इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है, यानी एक तो आपको ये देखना है कि 16 क्वेश्चन अगर बताए गए हैं तो 16 है या नहीं। दूसरा ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि उनका नंबर ऊपर नीचे हो गया हो, यानी पहले 3 नंबर आ रहा है और बाद में 1 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सही होना चाहिए। तीसरी बात, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्प यानी ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। क्या करना है? लिखना है। अब बाज लोग गलतियां ये करते हैं कि वो जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उनमें से एक पे टिक लगाते हैं। तो टिक आप कहां लगाएंगे? या तो आप पेपर पे लगा देंगे या तो कॉपी में चारों उसी तरीके से लिख के टिक लगाएंगे। ये गलती नहीं करनी। ठीक है, आपको क्या करना है, पेपर में 4 ऑप्शन पहले से मौजूद हैं, उनमें से जो सही है बस वही एक लिख देना है। इससे आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इस जवाब को सही माना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। चौथा पॉइंट है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाए। यह बात इसलिए लिखी गई है कि बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं और एक लॉन्ग टर्म यानी जिस पे लिखना होता है और एक वो जिस पे यस नो करना होता है, यहाँ नहीं में जवाब देना होता है। ठीक है, या कोई एक विकल्प चुनना होता है, तो उसके लिए अलग से समय दिया जाता है कि ये समय आपका अब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। लेकिन इस इम्तिहान में आपको कोई अलग से वक्त नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस उम्मीद में इन क्वेश्चंस को छोड़कर मत बैठे रहिए कि बाद में इनके लिए अलग से वक्त मिलेगा तब हम इन्हें पूरा करेंगे। पहले ही राउंड में जैसे ही आपको पेपर मिले, और आप बेहतर यही है कि पहले शॉर्ट क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि गर्चे ये 1-1, 2-2 नंबर के होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपने उसको सही से कर लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपके जहन में एक तरीके से रिकॉल हो जाता है, पूरा सिलेबस आपके जहन में आ जाता है, क्योंकि कई होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका उत्तर लिख देना है। 5वां पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन उसी पर सॉल्व करने लगते हैं या कोई फॉर्मूला लिखने लगते हैं पेपर पर या कहीं भी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कहीं पर अपना रोल नंबर भी लिख दिया उसके अलावा, तो आपको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, आपकी कॉपी जब्त की जा सकती है। इसलिए ऐसी गलती हरगिज ना करें। कोई भी एक्स्ट्रा चीज अपने कॉपी पर या अपने पेपर पर ना लिखें। नंबर 6, अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र का कोड नंबर जो हमने बताया था कि पेपर के राइट साइड में होगा, इसको जरूर लिख देना है। ठीक है, किस पर? कॉपी पर लिखना है। अब पेपर के बारे में कुछ और डिटेल। सबसे पहली बात तो यह है कि ये 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 नंबर का होता है, लेकिन तमाम क्वेश्चन बराबर अंक के नहीं होते। ठीक है, किसी का अंक कम होता है, किसी का अंक ज्यादा होता है। इसीलिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें 1 नंबर या 2 नंबर मिलता है। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे सवाल लेंदी होते जाते हैं, प्रश्नों के जवाब बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से यहां पर अंक भी बढ़ते जाते हैं। आपको टोटल टाइम मिलेगा कितना? 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे अभी से आप मानकर चलिए। तो आप जो तैयारी करें या लिखने की जो स्पीड बनाएं, वो इतनी तो कम से कम डेवलप कर लें कि 3 घंटे में आप 15 से 16 क्वेश्चन लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो 3 घंटा आप जहन में अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके चलिए और कोशिश ये कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं पहले, यानी कॉपी पे रोल नंबर भरना है या और भी तमाम चीजें जो करनी है, वो जल्दी से जल्दी निपटा लें और ध्यान पूर्वक, ये नहीं कि गलती कर दें जल्दी के चक्कर में।
नहीं, आपको दोनों चीजें देखनी है कि गलती भी ना हो और समय भी कम से कम व्यतीत हो। इससे फायदा ये होगा कि वो वक्त आपका बचेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने में उसे सर्व करेंगे। और यहां पर क्या है, एक निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। ठीक है, आपको कोई सवाल छोड़ना नहीं है। जहां छोड़ने का ऑप्शन आएगा या कोई ऐसी बात आएगी किसी एक ही सवाल में, वो हो सकता है ऑप्शन जो है अभी आप देखेंगे, वहां अलग बात है। लेकिन वैसे आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सारे के सारे सॉल्व करने। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल शुरू होता है। ये 1 into 5 यानी 5 सवाल हैं एक एक नंबर के, इसलिए ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है शॉर्ट टर्म ये 5 नंबर के हो जाएंगे। सवाल है इसमें से क्या है कि उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला सवाल है, कबीर के अनुसार मनुष्य की पहचान होती है। अब देखिए कबीर की बात आ गई, यानी कबीर की बात आई है तो आपने दोहे पढ़ रखे हैं। ठीक है, देखिए कई दोहे आपने पढ़ रखे हैं। इसका जवाब आप बिना पढ़े अगर थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो आराम से दे सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें आपको तैयार करना है इम्तिहान के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि आप अपनी बुक से भी रिलेट करना सीख जाएं। पेज नंबर 28, ठीक है, हिंदी पुस्तक फर्स्ट की पेज नंबर या सफा नंबर 28 से दोहे की शुरुआत होती है। ठीक है, दोहे में कबीरदास के हैं, रहीम के हैं, वृंद के हैं। अब इसमें 4 लाइनें या 4 दोहे कह लीजिए कबीर के दिए गए हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। दूसरा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तीसरा है, गुरु कुम्हार शिष्य संग कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। और फिर आखिरी दोहा, जो जल बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलूचिए यही सयानो काम। अब अगर आपने इन 4 दोहों को अच्छी तरह पढ़ रखा है तो आपको इन्हीं की व्याख्या करनी होगी, कहीं इन्हीं का संदर्भ बताना होगा, कहीं इनका तात्पर्य बताना होगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये बनता है कि कबीर के अनुसार मनुष्य की पहचान होती है, किससे होती है? धन, समृद्धि और पद से। दूसरा है कुल, वर्ण और जाति से। तीसरा है कर्म और व्यवहार से। और चौथा सुख, साधन और मकान से। जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे ज्यादा सुटेबल जवाब आपका क्या है? सी, कर्म और व्यवहार से ही मनुष्य की पहचान होती है। कौन कितना बड़ा अमीर या गरीब है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको नहीं जानना चाहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका कर्म बड़ा है, व्यवहार बड़ा है, तो लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब सी। दूसरा सवाल, आहान्य कविता के अनुसार भाग्य उसी का साथ देता है जो क्या होता है? अब आहान्य कविता, इसे भी अगर आप देखेंगे तो ये कविता की श्रेणी में मौजूद है, सफा नंबर 70। ठीक है, यही पहली ही किताब चल रही है अभी आपकी, सफा नंबर 70 पर कविता का टाइटल ही है आह्वान। ठीक, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो है भाग की क्या भावना, पाठ पौरुष का पढ़ो। ठीक है, तो ये कविता है, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। अब इसको पढ़ेंगे आप तो इसका जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें भाग्य किसका साथ देता है? जो भाग्यवादी होता है, जो परिश्रमी तथा कर्मशील है, जो व्यर्थ समय बिताता है, जो धन खर्च करता है। सिंपल सा जवाब है कि सबसे अच्छा इसका सटीक आंसर क्या है? जो परिश्रमी तथा कर्मशील होता है,
मेहनत भी करता हो, ठीक है, और अपने कामों के तई ईमानदार हो, लगा हुआ हो मुसलसल। ये सब आपकी कविता में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है इसी कविता से रिलेटेड कि आहान कविता में विविध सुमनों की माला का आशय है। विविध सुमनों की माला देखिए इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, आखिरी लाइन है, आओ मिले सब देश बांधो हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। यानी यहां पर क्या पता चला कि इन्होंने एकता की बात की है, जोड़ने की बात की। तो अब इसका आशय रंग बिरंगे फूलों की माला नहीं, अनेक फूलों की माला, अनेकता में एकता, एकदम सही जवाब, ये भी गलत, और आजादी और प्रसन्नता ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि अलग अलग किस्म के फूल मिलकर के एक माला बनाते हैं। मतलब अगर आप अलग अलग हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है मिलजुल के आपके रहने में कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग रंग, अलग नस्ल, अलग मजहब के होने के बावजूद मिलजुल के रह सकते हैं। फिर अगला सवाल है आजादी कविता संबंध स्थापित करती है। अब ये भी कविता है, दोहे और कविता से देखिए सवाल हो रहे हैं। आजादी कविता सफा नंबर 116, ठीक है। आजादी, अब इसका उद्देश्य क्या है? आजादी के सीमित और व्यापक संदर्भों की व्याख्या ये करती है, ठीक। साहस और कर्तव्यनिष्ठा का आजादी से संबंध स्थापित कर सकेंगे आप इस कविता को पढ़ने के बाद। तो यहां पर क्या है कि संबंध कौन सा स्थापित करती है? मनमानी और उच्च खलता में, अधिकार और कर्तव्य निष्ठा में, उस्ताद और शागिर्द में, चारागाह और बछड़ा में, ठीक है। तो अब इन्होंने संबंध किसका स्थापित करने की बात की है? तो यह है साहस और कर्तव्य निष्ठा, ठीक है। तो कर्तव्य निष्ठा का शब्द कहां आया है? आंसर नंबर बी में, सही जवाब बी। अगला है चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में बगुला प्रतीक है, किसका प्रतीक है? कविता का ये भी है, सफा नंबर 130। अब इसमें आपको बगुला का प्रतीक ढूंढना है। तो देखिए कविता क्या है, देख आया चंद्रग्रहण देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हथेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये, दूं हृदय का दान उसको। अब ये देखिए पूरा एक चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में इसी तरीके से पंक्तियां जुड़ती चली गई हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें कविता में बगुला का प्रतीक किसका प्रतीक है? शोषित का, श्रमिक का, शोषक का या पीड़ित का, ठीक है। तो किसका प्रतीक है? देखिए शोषक और संवेदनशील, सफा नंबर 137, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर सी क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 6 तक हैं और 6 अंक आपको मिलेंगे। 15 से 20 शब्दों में इनका उत्तर लिखना है, ठीक है। कबीर ने नाव में भरे जल से धन की उपयोगिता पर क्या विचार प्रस्तुत किया है? अब ये कहां से सवाल आया है? सवाल आया है दोहे से, जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। तो उन्होंने उससे क्या बताया है? जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। तो अगर जैसे नाव में पानी आ रहा है और अगर पानी आप बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इसी तरह उन्होंने कहा अगर आपके पास धन आ रहा है तो उसको आप खर्च करते रहिए, वरना आपके लिए दिक्कत है।
दूसरा है आहान कविता के माध्यम से कवि ने प्रगति के लिए किसका महत्व बताया है और क्यों बताया है। दूसरी कविता, समझिए कि कितना रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक मर्तबा आपने ध्यानपूर्वक किताब पढ़ ली है तो बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह तीसरा, ये भी देखिए कविता से आ गया, चंद्रगना से लौटती बेर कविता में किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया है। पूरी कविता पढ़ लीजिए, देखिए खेत और क्या क्या जो चीजें आई हैं सब आप लिख दीजिए। फिर इसे जगाओ कविता में सोया आदमी किसे माना गया है, उसे सजग करने के लिए कवि ने किससे कहा है। ये पब्लिक से कहा गया है, जिस तरीके से है ना कि हाँ आप बेदार हुई, किस तरीके से जो है जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, आप उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से अगर आपने कविताओं को जरूर अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कविताओं से बहुत सवाल बनेंगे और बार बार आपको उनसे जवाब देने होंगे। इसी तरह एक कविता और है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इसमें नदियों के रोने से क्या तात्पर्य है। दुख कर्म का एहसास जिस तरीके से नदियों के माध्यम से बताया गया है। फिर अगला सवाल है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये भी कविता ही से। इसमें पेड़ों के हजारों हाथ हिलने से कवि क्या कहना चाहता है और क्यों कहना चाहता है। अब देखिए कविता को बयान करने का, पेड़ के हाथ तो नहीं होते हैं जैसे हम लोगों के, लेकिन उनकी शाखों को उसके हाथ बताया गया है ना। तो अब ये सब क्या होता है, ये एक रचनात्मकता होती है, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है, जो कब पता चलता है, जब आप कविता का या कहानी का गहन अध्ययन करते हैं, अच्छी तरीके से उसका पाठ करते हैं, तो ये भी आपका कविता से जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा सवाल आता है, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि का नामोल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी क्या चीज है, ये शायरी का एक हिस्सा है या कविता का एक हिस्सा है। इनमें से दो में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो हैं, चाहे आप इसका बताएं चाहे इसका। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब आपको करना क्या है, दो काम करने हैं आप। एक तो ये है कि ये किस पाठ से लिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, तो जो जो कविता के पाठ है वो याद कर लीजिए, बहुत सिंपल। ठीक, दूसरी चीज, कविता के रचने वाले कौन हैं, उनका नाम भी, कवि का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कवि का नाम भी आप उल्लेख करेंगे। फिर काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी अगर आपने कविता पढ़ रखी है तो उसकी सुंदरता पर, उस पर आप चर्चा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 20-25 अल्फाज में करनी है, शब्दों में, तो आप कविताओं को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उनके बारे में समझ लीजिए, ताकि आप 5 से 6 जुमले 7 जुमले अपनी तरफ से लिख सके। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 काम करने होंगे। फिर अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में लिखना है, यानी यहां पर भी 25 शब्द आ जाएंगे। किन्हीं 3 का मतलब इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें से एक आप छोड़ सकते हैं। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है। पहला है, रहीम ने मौन धारण करने के लिए किसे और क्यों कहा। अब रहीम की बात आ गई तो मतलब कहां मिलेगा जवाब इसका, दोहे में। फिर वही बात आ गई। फिर कविता आ गई, आहान कविता में कवि ने राष्ट्र के विकास के लिए क्या बातें आवश्यक मानी हैं और क्यों। सबसे ज्यादा काहिली को जो उन्होंने बताया है कि ये खराब चीज है ना, तो ये भी देखिए कविता आ गई। आजादी, फिर वही कविता। दर्जी द्वारा आजादी का मतलब बताने वाले 2 उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। अगर आपने कविता पढ़ रखी है तो फौरन लिख देंगे। और फिर एक आखिरी इसमें सवाल ऐड किया गया है, इससे जगाओ कविता में वक्त पर जगाओ क्यों कहा गया है। इसलिए क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद कोई भी काम कितना भी सही क्यों ना हो, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, अब आप इन 4 में से किन्हीं भी 3 सवालों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। देखिए शब्दों में अब बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, कविता से ही यहां भी शुरुआत होती है, लेकिन यहां भी एक अच्छी बात यह है कि अथवा लगा करके ऑप्शन दे दिया गया है, चाहे इस सवाल को करें चाहे ये, कविता ही से दोनों है। यहां कविता उनको प्रणाम और यहां कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है।
कवि ने बार बार उनको प्रणाम कहकर क्या भाव प्रकट किया है और क्यों? कवि ने जीवन में किन बातों का महत्व बताया है? दो चीजें इन्होंने पूछा है कि ये कवि प्रणाम किसको कर रहा है और दूसरे ये कि जीवन में किन बातों को अहमियत दी गई है, महत्व दिया गया। ठीक है। और दूसरी कविता में पर्यावरण संरक्षण में आप किन उपायों से सहयोग देना चाहेंगे, क्योंकि बूढ़ी पृथ्वी का दुख क्या है, पूरी तरीके से पर्यावरण के बारे में फिक्रमंद करती है कि हमारे किस तरीके से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, है ना, सैलाब आ रहे हैं, सारी चीजें, तो वो दुख है उसका जो पृथ्वी का है। तो आप भी अपने तरफ से कोई सहयोग दे सकते हैं उपाय बताकर। छठा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। देख बे मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, कहानी अगर आपने पढ़ रखी है, बहुत सिंपल से इसका जवाब दे सकते हैं। कौन सी कहानी है? बहादुर कहानी। ठीक है। और बहादुर कहानी के ये सब अलग अलग पात्र हैं, तो सबसे पहला पाठ आपको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए और बिना पाठ के जो है पढ़े अच्छे से आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। दूसरा सवाल है, अपनी रोटियां खुद ना बनाने पर निर्मला से मार खाने वाला कौन है? इसका जवाब भी आपको कब मिलेगा? जब आपने पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा। अब यहां पर ये सब पात्र हैं, बहादुर है, किशोर है, वाचक है, पड़ोसी है। ठीक, यहां भी निर्मला भी, वाचक तो यहां भी आ गया तो निर्मला भी। अब सोचिए 2 2 4 5 कैरेक्टर आपको यहीं मिल गए। तो इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर हैं इनको याद रखिए। क्या पूछ सकता है इसमें कि कैरेक्टर का नाम पूछ सकता है, किसने किससे क्या कहा था ये पूछ सकता है। ठीक है, ये एक कहानी का उदाहरण है, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि यही कहानी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे आपको कैसे तैयारी करना है ये सीखना है। तो आपको क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ते वक्त, तैयारी करते वक्त क्या ध्यान में रखना है? जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके नाम याद रखना है। ठीक। दूसरी ये बात कि जो बातें एक दूसरे से वो करते हैं, अगर उनमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी ने किसी से कही है तो वो डायलॉग, वो बात याद रखनी। ठीक है, इससे आपके सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। अब इसी तरीके से देखिए, इसमें फिर आ रहा है कि गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था, क्या खाता था? भाई कैसे आप बता पाएंगे? आपको अपनी पसंद नहीं बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर घा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में जादू की पुड़िया कहा गया है, किसे कहा गया है? अब देखिए ये किसके मुतालिक कहानी है? पूरी नर्सिंग के मुतालिक कहानी है, मदर टेरेसा और क्रिस्ट हाइल्ड के मुतालिक, है ना। तो अब जादू की पुड़िया यानी वो खातून जो एक जादू की तरीके से आती थी और लोगों के लिए क्या है, मसीहा बन जाती थी। ठीक है, तो आपको इसका जवाब कहां मिलेगा, कौन से आंसर में? मदर टेरेसा वाले में। ठीक है, जो किस नाम से है? भारत की ये बहादुर बेटियां 102। ठीक है, सबक नंबर 102, सफा नंबर 102, और आपका ये लेसन है, लेसन नंबर 6, भारत की ये बहादुर बेटियां, जिसमें कई लेडीज के बारे में है। इसमें कल्पना चावला के बारे में भी है। अब कल्पना चावला के बारे में भी सवाल आया है। ठीक है, बछेंद्री पाल के बारे में भी सवाल आया है। तो कई सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, मदर टेरेसा और भी सारे। तो आपको क्या करना है, ये सवालनामा अच्छी तरीके से इस सबक को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर अगला सवाल आ जाता है, कोलंबिया मिशन के लिए सर्वाधिक योग्य कौन पाया गया था? बताइए। बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा। कोलंबिया मिशन ये आप कब बता पाएंगे? जब यही सबक अभी जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसके लिए किसको सर्वाधिक योग्य पाया गया था? बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला, मेडिकल से रिलेटेड कुछ आ जाए तो मदर टेरेसा। ठीक है, और बछेंद्री पाल की क्या खुसूसियत है? पहली महिला जो एवरेस्ट विजेता बनी। ठीक है, पहली महिला जो एवरेस्ट विजेता बनी। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए या किसी भी और इस तरीके से मिशन के लिए अगर किसी का नाम पूछा जाएगा तो आप किसका बताएंगे? बछेंद्री पाल का जवाब देंगे। ठीक है, तो इन तीनों, खास तौर से बछेंद्री पाल को और मदर टेरेसा को, ठीक है, और एक कल्पना चावला को, तीन के बारे में आप बहुत डिटेल से
पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सवाल आ जाता है। अब देखिए कितने उल्टे पुल्टे सवाल आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। इन्होंने क्या दे दिया, लता मंगेशकर को, ठीक है। जो सोचिए कि कहां बचेंद्री पाल, कल्पना चावला, मदर टेरेसा और फिर लता मंगेशकर, यानी कोई रिलेवेंस नहीं है। लेकिन इसी तरीके से चीजें गड़बड़ की जाएंगी ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो जो सही से पढ़ रखे होंगे वही इसका जवाब दे सकते हैं। सुखी राजकुमार कहानी के रचनाकार कौन है? सिंपल सा सवाल पूछ लिया। तो आपको कविता और कहानी दोनों के रचनाकार का नाम याद रखना है, सुखी राजकुमार। और ये कहानी आपको अब मिलेगी किसमें? पुस्तक नंबर 2 में, सुखी राजकुमार। पुस्तक 1 में है सुखी राजकुमार, 13 नंबर, 209 पर, ठीक है। 209 पर आइए देख लेते हैं किन्होंने लिखा है इसे। सुखी राजकुमार, अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड की यह कहानी है जिसको ट्रांसलेट किया गया है। अब देखिए इसमें ये एक अलग बात आ गई, क्योंकि आपके सबक में है कई लेसन ऐसे हैं जो ट्रांसलेटेड हैं। तो अब वहां क्या करना है आपको, वहां पर आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो रचयिता है उसका नाम तो लिखना ही है, लेकिन ये भी लिखना है कि इसको किसने ट्रांसलेट किया है, अगर नाम दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस कहानी को किसने लिखा है? अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने, सुखी राजकुमार, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी में ऑस्कर वाइल्ड मौजूद है। तो अब इससे एक बात यह भी पता चली कि हमें सबक पढ़ते हुए उसके लिखने वाले का नाम भी याद कर लेना है, ठीक है। जितने सबक हैं, 15-20 सबक है, 25 सबक है, वो नाम याद रख लीजिए। अब 15 से 20 शब्दों में आपको जवाब देना है। समाचार एजेंसी का क्या काम होता है? किन्हीं 2 समाचार एजेंसी के नाम बताइए, मतलब जो न्यूज देते हैं। तो 2 एजेंसी का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा शब्दों में नहीं, 15 से 20 शब्दों में लिखना है। क्या काम होता है? बेसिकली लोगों को अवेयर करना, सच्ची बातें पहुंचाना। लेकिन मीडिया क्या कर रही है इस वक्त, वो एक अलग मसला है, ठीक है। अच्छी संगत से सद्गुणों का विकास होता है, कैसे? सुखी राजकुमार पाठ के आधार पर लिखिए। अब अच्छी संगत की बात हम बार बार करते हैं, ठीक है। यहां आपका इम्तिहान है कि अच्छी संगत से आपको फायदा कैसे होगा, सद्गुण का विकास होता है। अगर आप भी यकीन करते हैं तो कैसे होता है, जैसे सुखी राजकुमार में हुआ है उसी के हिसाब से आप बता दीजिए। अंधेर नगरी नाटक के महत्वपूर्ण पात्रों के नाम देखिए, अभी मैंने आपको पात्रों पर बताया था, ध्यान दीजिए। फिर मुख के भीतर द्वारपाल का काम कौन करता है और कैसे करता है, अपना पराया पाठ के आधार पर लिखिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार, ये साइंस से रिलेटेड जो आपका सबक है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर लिखिए कि हजारों वर्ष पहले नाखूनों को किन आकृतियों में काटा जाता था। बहुत अलग अलग आकृतियां थी। और ये बताया ना, एक तरीके से मनुष्य के अंदर जो है हैवानियत जिस तरीके से पाई जाती थी, और ये काट काट के अपने आप को गोया कि हैवानियत से निकाल रहा है। तो बहुत से ऐसे काम वो कर रहा है जो उसको हैवान से, ठीक है, क्या बना सके, इंसान बना सके। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक बहुत फेमस, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। कहानी का संदेश क्या है ये आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से उसमें लखनऊ की या उस वक्त की मिटती हुई तहजीब को बयान किया गया है। पत्र कैसे लिखें, ठीक है, पाठ के आधार पर लिखिए कि ई पत्र किसे कहते हैं और ये कैसे लिखा जाता है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। इनको आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन कितने में, 15 से 20 शब्दों में। फिर अब आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यानी यहां पर क्या होगा, एक पैसेज दिया जाएगा और आपको 2 पैसेज दिए गए हैं, ठीक है। इन 2 में से किसी एक को भी आप पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। उसी के नीचे 3 सवाल लिखे हुए हैं। पहले में यह है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसके पाठ और लेखक का नाम पूछा जाएगा। दूसरा ये कि उसमें कौन सी बात कही जा रही है उस पर फोकस किया जाएगा। और तीसरा ये कि अंतिम पंक्ति या उससे रिलेटेड कोई पात्र है, कैरेक्टर है, तो उससे मुताल्लिक सवाल हो सकता है। तो आपको यहां पर क्या जवाब कहां से मिल जाएगा,
सबसे पहले तो ढंग से आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए, और जैसे ही आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये किस चैप्टर से आया है। बस जब चैप्टर आपको कहानी याद आ गई, कविता याद आ गई, तो फिर आप सवाल कुछ भी पूछे, आप जवाब देते चले जाएंगे। यही इसका तरीका है। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में दीजिए। देखिए शब्द थोड़ा सा फिर यहां पर बढ़ रहे हैं। अब ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। एलर्जी किसे कहते हैं, ठीक। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर लिखिए कि समानुभूति किसे कहते हैं। तो एलर्जी की तारीफ, समानुभूति की तारीफ, ये जो अभी अभी आ रहे हैं इसको आप अभी याद कर लीजिए, लिख लीजिए 2-4 लफ्जों में। गिल्लू पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, पशु पक्षियों में भी मनुष्य की भांति अनुभव करने की शक्ति होती है। हम सब ये जानते हैं ना, लेकिन ये अनुभव कैसे करते हैं इसके बारे में आपको टिप्पणी करना है। अखबारों के लिए समाचारों का चयन किन आधारों पर किया जाता है, ठीक, कौन कितना इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, ये सारी चीजें। फिर अपना पराया पाठ के आधार पर लिखिए कि रोगाणुओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो चीजें हमें बीमार करती हैं, ठीक है। तो अब इसमें सफाई, खाना पीना, वक्त से उठना बैठना और जितनी भी चीजें हैं, साफ पानी पीना वगैरह सब शामिल हो जाएंगी। 15-20 शब्द में लिखना है। अब अगला सवाल आ जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में लिखिए। अब यहां पर आपका इम्तिहान थोड़ा होगा दूसरे टाइप का, और वो क्या है, तफसील से लिखना, डिटेल में। यहां पर भी इन्होंने 4 प्रश्न दे रखे हैं और आपको जवाब किसके देने हैं, 3 के। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बीच बीच में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको सारे के सारे नहीं कर देने, वरना पता चला आखिर वाला ही चेक ना हो जो आपका सबसे अच्छा गया हो। तो जो इनमें सबसे बेस्ट हो वो आपको करना रहेगा, ठीक है। तो यहां पर 4 हैं, इन 4 में से आपको 3 करना रहेगा। वही चीजें रिपीट हो रही हैं। देखिए बहादुर कहानी से रिलेटेड, महिलाओं के विकास से रिलेटेड, यानी जो स्त्री के बारे में बात की गई है। गौरैया को बच्चों से चिढ़ क्यों थी, कहानी से रिलेटेड, ठीक है। और फिर विज्ञापन किसे कहते हैं, जो इश्तिहार या एडवर्टीजमेंट हम जिसे कहते हैं, ठीक है, क्यों छापे जाते हैं। आजकल तो देखते हैं कि आप सारी इनकम जो है वो इसी पर डिपेंड है। अखबारों को भी अगर ये विज्ञापन ना मिले तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सब फायदे हैं, थोड़ा डिटेल में अपने तरफ से लिखना है। अगला सवाल फिर आएगा, यहां पर भी आपको काव्यांश भी दिया जा सकता है, कोई कहानी भी दी जा सकती है। इसको पढ़कर आपको सवाल का जवाब देना है। जैसे ऊपर आपने एक पैसेज पढ़ा था तो वहां कहानी से रिलेटेड था, यहां कविता से रिलेटेड दे दिया, फर्क यही हो सकता है, ठीक है। कहीं ऊपर कहानी कहीं नीचे कविता, लेकिन काम वही करना है कि यहां पर जो आपने पढ़ा है उसी में से जवाब दिया जाएगा कि पहरुइये को सावधान रहने के लिए क्यों कहा गया। अब अगर आपने पढ़ रखा है तो सिंपल जवाब दे देंगे। अचल दीपक समान का क्या आशय है, नए स्वर्ग से कवि का संकेत किस ओर है, कविता में स्वतंत्रता की बेड़ी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, और फिर आखिरी पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं से कवि क्या कहना चाहता है। अब इसका ओवरऑल आप ये समझिए कि ये पुरानी चीजों से निकलने, यानी जो पुरानी सोच है, ठीक है, उससे निकल करके एक विकसित समाज, एक विकसित पुरुष बनने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुरानी सोच है, उससे गोया कि कवि आपको निकाल करके आपको प्रगतिशील बनाना चाह रहा है। तो प्रगतिशीलता की बात की गई है पूरी कविता में, और उसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। फिर अगला सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही सिंपल चीजें रिपीट हो रही हैं, तरीका अभी भी वही है। यहां पर भी आपको बहुत गौर से इन चीजों को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, लंबा है थोड़ा पैसेज, और फिर उसके बाद में ये 5 सवाल है। मुक्ति से क्या अभिप्राय है, किससे मुक्ति चाह रहे हैं, ठीक है। शिक्षा का कौन सा रूप बालक का सर्वगीण विकास कर सकता है, और फिर ये कि गांधी जी के अनुसार समाज सुधार के लिए किसकी आवश्यकता है, गांधी जी ने स्त्री शिक्षा को आवश्यक क्यों माना है। अब देखिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट हो सवाल में उसे हम अंडरलाइन करें और क्वेश्चन वहां पर ढूंढ लें। जैसे सपोज दैट इन्होंने यहां पर बात की स्त्री शिक्षा। अब हम ढूंढते हैं इस पैसेज में कि स्त्री शिक्षा की बात कहां कही गई है, कहां कही गई है, कहां कही, ये देखिए। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके शैक्षिक प्रयोगों पर आधारित है। ऐसे 2 प्रयोग थे, दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना तथा बुनियादी शिक्षा योजना। उन्होंने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया।
वे बालकों की शिक्षा के साथ ही प्रौढ़ों को भी शिक्षित करने के पक्ष में हैं। अब देखिए, गांधी जी स्त्री शिक्षा को आवश्यक मानते थे, क्योंकि एक शिक्षित स्त्री से संपूर्ण परिवार शिक्षित होता है। मिल गया जवाब। यही तरीका है, यानी जो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड हो उसको मार्क कीजिए और वही तलाश कर लीजिए पैसेज में, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आपके सबक से रिलेटेड भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। चलिए आगे, निम्नलिखित के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक समस्त पद का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। देश प्रेम, दाएं बाएं। संधि विच्छेद, इसमें क्या किया है इन्होंने, समास पूछा है, ठीक है। हम, आपको याद होगा कि हमने ग्रामर की एक अलग से क्लास ली थी, जिसमें आपको समास, संधि विच्छेद, विलोम, ठीक है, और अलग अलग चीजें आपको हमने पढ़ाई थी। किससे रिलेटेड थी, सब व्याकरण से रिलेटेड थी। तो ये व्याकरण के क्वेश्चन है, एक मर्तबा आप उसे रिपीट कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या क्या आया है, यहां समास आ गया, यहां संधि विच्छेद आ गया, यहां पर अन और दुर उपसर्ग से एक शब्द बनाइए, ठीक है। जैसे यहां पर माणास्त्र, ठीक है, तो यहां पर मरण और अस्त्र दो हो गया, ठीक है। अत्यंत, अति और अंत दो मिलकर के हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप कहीं पर लफ्जों को अलग करना होगा, शब्दों को अलग करना होगा, संधि विच्छेद करना होगा, कहीं पर उनको मिलाना होगा, ठीक है। दोनों प्रकार के सवाल बन जाएंगे। यहां पर देखिए, तो और आलू प्रत्यय से एक एक शब्द बनाइए। तो अब तो से बना सकते हैं घनित, तो ठीक है। अब आलू से बना सकते हैं दयालु, दया प्लस आलू। इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। सरल वाक्य में बदलिए, इसको ही बदलना है। जो गरजता है वो बरसता नहीं, ठीक। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। जो गरजता है वो बरसता नहीं, इसको, इसका मतलब क्या है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है वो आमतौर पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, या कर नहीं पाता है, या जितना इंसान बोलता है उतना कर नहीं पाता है, ठीक है, यही बात है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। जहां चाह वहां राह, मतलब जो कोशिश करता है वो मिलती है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो दर्शन शास्त्र जानता हो, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक। तो अब ये क्या है, एक शब्द को तोड़ के इन्होंने पूरी उसकी तारीफ लिख दी। आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में वो एक शब्द लिख देना है। इसी तरह पर्यायवाची आपको कितनी लिखाई हैं, उनको एक नजर देख लीजिए। पर्यायवाची भी पूछी गई है। मुहावरे आपको पढ़ाए हैं, मुहावरे का मतलब क्या होता है, ठीक है। मुहावरे भी आ सकते हैं, जैसे इन्होंने दो पूछ लिया, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, कीचड़ उछलना, यानी अपनी अपनी बात रखना, अलग ही रखना, या किसी को बुरा भला कहना, वगैरह वगैरह। वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। उनको अब क्या करना चाहिए, ठीक है, उनको अब क्या करना चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हैं, अब उन्हें क्या करना चाहिए, शब्द हो गया सही। अब इस गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है, यानी जितने में यह है इसके 1/3 में इसका सार आपको लिखना है। अब यहां पर भी पैसेज आ गया, इसको आप पढ़ेंगे और फिर अपने शब्दों में इसे बयान कर देंगे। सिंपल है, बस ये कि आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लें। 15वां क्वेश्चन है कि बरसात में जलभराव के कारण होने वाली असुविधा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सुधार के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। अगर आपके इलाके में पानी भर जा रहा है, कहीं सड़क पर पानी जमा हो जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई बात है तो बताइए, एक पत्र लिखिए। और पत्र लिखने के माध्यम हमने आपको बता दिया है, उसका तरीका बताया है क्या होना चाहिए। कहाँ श्रीमान लिखेंगे, कहाँ एड्रेस लिखेंगे, कहाँ डेट लिखेंगे, कहाँ विषय लिखेंगे, है ना। उसके हिसाब से आप पत्र लिखिए। और असल में ये जानना चाहते हैं कि आप सुझाव क्या दे सकते हैं। तो ये जलभराव से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब इसी में अथवा एक और जोड़ दिया है कि छोटे भाई को पत्र लिखकर पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेकर स्वास्थ्य की ओर प्रोत्साहित कीजिए। यानी उससे पूछिए कि हाँ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है और सेहत का ध्यान रखो, खाने पीने में कैसे ध्यान रखो, बाहर की चीजों से कैसे बचो, इस तरह की चीजें। तो बेसिकली इसमें क्या है, पत्र लिखने की जो आपकी कला है उसको जांचना चाहते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी सवाल आ जाता है, जिसमें किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है। तो पत्र भी आपको मैं पढ़ा चुका हूं और निबंध भी पढ़ा चुका हूं। निबंध के लिए क्या होता है, बेसिकली निबंध के लिए हम एक टॉपिक चुनते हैं।
निबंध किसी भी चीज पर लिखा जा सकता है, किसी भी प्रकार का निबंध हो सकता है, अलग अलग विषयों पर लिखा जा सकता है। यहां पर इन्होंने क्या है, कुछ चीजें दे रखी हैं, ठीक है, कुछ विषय दे रखे हैं, इनमें से एक पर आपको लिखना है, ठीक है, चारों पर मत लिखने लगिएगा। ये ध्यान रखिए, जहां भी इस तरीके से आता है कि 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, वहां पर का, खा, गा, घा सब आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक इन्होंने दिया है बढ़ती महंगाई की समस्या, दूसरा है ग्रामीण जीवन की समस्या, तीसरा है भारत की वैज्ञानिक प्रगति और चौथा है छात्रों में अनुशासन की आवश्यकता। अब इनमें से जो बेस्ट लगे आप लिख सकते हैं। अगर कोई गांव देहात से आता है तो वो बेहतर लिख सकता है कि ग्रामीण जीवन की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। आपको ये देखना है कि हम किस टॉपिक को ज्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नहीं देखना है कि यहां पर इंपॉर्टेंट कौन लग रहा है, नहीं, जो आपके हिसाब से ज्यादा सही बयान हो सके। बढ़ती महंगाई की बात की जाए तो महंगाई झेलने वाला, ठीक है, एक गरीब बच्चा है, अगर उसने मुश्किल अय्याम देखे हैं, मुश्किल जिंदगी देखी है कि उसके माता पिता कितनी मुश्किलों से जो है पैसे लाते हैं, बाजार से वो सामान कैसे लाता है, उसको खेलने कूदने के सामान नहीं मिलते हैं, तो ये बढ़ती महंगाई की समस्याएं हैं, यानी जो दिनचर्या की उनकी चीजें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो उस समस्याओं के बारे में लिख सकता है। इसी तरह छात्रों में अनुशासन की आवश्यकता क्यों होती है। आप देखते हैं कि अगर छात्रों में अनुशासन नहीं होता है तो वो आपस में ही लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे से कीना रखते हैं, है ना, सपोर्टिव रोल नहीं होता है उनका, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, शिक्षा का विकास नहीं होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का विकास हो तो उसके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जिसमें अनुशासन भी हो और छात्रों में आपस में प्रेम भी हो, ठीक है। इसी तरह वैज्ञानिक प्रगति की बात की जाए तो इस पर वो शख्स अच्छा लिख सकता है जो थोड़ा न्यूज वगैरह में दिलचस्पी रखता हो, अच्छे से पढ़ता हो, अपडेट रहता हो, ठीक है। अब देखिए चंद्रयान की बात की जाए तो वो भी अभी जल्द ही जो है सफल हुआ है, तो इस तरीके से चीजें भी आती रहती हैं। अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 सवाल आपके यहां पर कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से आपको सवाल बदल करके दूसरा प्रश्न पत्र मिल जाएगा, लेकिन पैटर्न यही होगा, तरीका यही होगा और उसमें कोई और अलग से परेशान होने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली 2-4 बातें मैं आपको अलग से बताना चाहता हूं। अगर आप कविताओं की तैयारी करेंगे तो कविता का जो अर्थ है उसे आप समझेंगे और उसके रचयिता के बारे में भी याद रखेंगे। इसी तरह अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी में जो पात्र आए हैं या नाटक में जो पात्र आए हैं उन पात्रों को आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हैं उन डायलॉग्स को भी आप याद रखेंगे। इसी की तरह आप जो उसके भी रचयिता हैं, चाहे वो इंडियन हो या बाहर के हो, उन्हें भी आप याद रखेंगे और उनको भी आप बयान करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको 1-2 बातें और बताऊं। साइंस से रिलेटेड जो सबक है आप में और महिलाओं से रिलेटेड जो सबक है, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये मान करके चलिए कि साइंस से और महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने। इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्रामर से आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो ग्रामर का पोर्शन आप रिपीट कर लीजिए। जितने भी लेसन हमने आपको पढ़ाए हैं उनको फिर से सुनिए एक मर्तबा और देखिए कि किस तरीके से व्याकरण, हिंदी व्याकरण किस तरीके से अपना काम करती है, कैसे हम एक शब्द से जो है एक जो सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, एक वाक्य बनाते हैं और फिर एक पैसेज बन जाता है, एक किताब की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ठीक है। तो जब आप जोड़ना सीख जाएंगे तो अलग करना भी सीख जाएंगे, अलग करना सीख जाएंगे तो जोड़ना भी सीख जाएंगे। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है और जो शब्दों का चयन करेंगे आप, जो निर्देश दिया गया है उसके हिसाब से, जहां 5 से 10 शब्दों में लिखना है वहां 25 शब्द खर्च नहीं करेंगे, ठीक है। उससे आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा बल्कि आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। चलिए पेपर कंप्लीट होता है और आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक।